अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 7 अगस्त RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF इजलास, $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियां हासिल कर ली गई। वजीर खजाना की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ मर्चेंट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी से मुतालिक अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। उम्मीद है हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। फौजी वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 30 अहलकार गिरफ्तार। भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू। काबिज फौज ने गजा और खान यूनुस को गोलाबारी और फजाई हमलों का मरकज बना लिया। गुज़िश्ता रोज भी बमबारी से गजा में दर्जनों अफराद शहीद। पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगों के हुसूल के लिए चीन और अमेरिका के दरमियान मुकाबला जारी। दोनों बिलतरतीब 21 और 22 तलाई तमगों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं। पेरिस ओलंपिक्स हॉकी के सेमीफाइनल में जर्मनी की भारत को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ्त। सऊदी अरब, UAE और चीन ने पाकिस्तान को कर्जों की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी करवा दी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई है। उनका कहना है कि रवां साल दोस्त ममालिक को $12 अरब के 2 तरफा कर्जों की अदायगियां करनी है। चीन, सऊदी अरब और UAE ने कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी की यकीन दहानी करवा दी है। पाकिस्तान पर सऊदी अरब का $5 अरब और चीन का $4 अरब कर्ज वाजिबुल अदा है। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को भी $3 अरब कर्ज वापस करना है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के दौरान 3 से $5 अरब की फाइनेंसिंग गैप का सामना है। ये फाइनेंसिंग गैप इतना बड़ा नहीं है, हुकूमत इसको कम करने की कोशिश में है। SIFC के ताउन से गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे में इजाफे का रुझान है। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में गैर मुल्की सरमायाकारों के जरिए $2.2 बिलियन वतन वापस भेजे गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2023-24 के दौरान मुनाफे की मद में $2.21 बिलियन गैर मुल्की दर मुबादला पाकिस्तान आया है। गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से मुनाफा और डिविडेंड की वापसी में माली साल 2023-24 के दौरान 569% का इजाफा हुआ है। ज़्यादातर रकम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की मद में वापस भेजी गई, जो गुज़िश्ता माली साल के $331 मिलियन के मुकाबले में $1.88 बिलियन ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक माली साल 2023-24 में हुक्काम की बैकलॉग ख़त्म करने के बायस 2017 के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा है। मईशत की बहाली महफूज और मजबूत पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है, जिसके लिए SIFC अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। अमेरिका में पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आसिफ मर्चेंट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी से मुतालिक अमेरिकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और सरकारी अहलकारों के कत्ल की साजिश में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी के हवाले से अमेरिकी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। हमें मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इस मामले पर बाज़ाब्ता रद्द अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने कहा कि वो इस मामले का जायजा ले रहे हैं और अभी इस पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं है। ताहम ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में पाकिस्तान के आसिफ रजा मर्चेंट पर कत्ल के मंसूबा बंदी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल में नामालूम मुसल्लह अफराद ने FC की चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक सिपाही शहीद और दूसरा जख्मी हो गया।
नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से चेक पोस्ट पर हमले के बाद फौजी जवानों की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई में हमला नाकाम बना दिया गया। हमला आवरों के साथ फायरिंग के तबादले में लांस नायक नौमान शहीद जबकि हवालदार नबीउल्लाह जख्मी हो गए। जबकि इस वाक़े से एक रोज़ कबल लंडी कोतल में नामालूम मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गए। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों में मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, जहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और हाफिजाबाद समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर कायद का फ़ज़ाई मेयार बेहतर हुआ है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 18वें नंबर पर आ गया है। आइए एक नज़र डालते हैं खुसूसी रिपोर्ट हम आवाम पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, जिसको अभी तक किसी हल्के में भी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, वो है आबादी में तेज़ी से होता इजाफा। जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से वसाइल में भी कमी आती जा रही है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की 7वीं जबकि पहली डिजिटल मर्दमशुमारी की तफसीली रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार है, जिसमें 51.5% मर्द और 48.5% खवातीन हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जहां देही आबादी 61% जबकि शहरी आबादी 39% है। आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.55% है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है, और अगर ये शरह इसी तरह बरकरार रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी हो सकती है। मर्दमशुमारी के मुताबिक कराची 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। लाहौर 1 करोड़ 30 लाख आबादी के साथ दूसरा और पेशावर 47 लाख 60 हज़ार आबादी के साथ तीसरा बड़ा शहर है, जबकि सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा की आबादी 25 लाख 90 हज़ार है। पाकिस्तान दुनिया के उन 30 ममालिक में शामिल है जिनकी शरह नमू सबसे ज़्यादा है। आइन के तहत मर्दमशुमारी हर 10 साल बाद करवाना होती है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी इंतज़ार के बाद 2017 में मर्दमशुमारी हुई। बढ़ती हुई आबादी अपने साथ बहुत सारे दूसरे मसाइल भी लाती है, जिसका आम आदमी को इदराक तक नहीं होता। बढ़ती आबादी से समाजी और इक्तिसादी मसाइल जन्म लेते हैं, माहौलियाती निज़ाम मुतासर होता है। पाकिस्तान के गुंजान आबाद शहर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त हैं। लोगों को रिहायशी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील किया जा रहा है। दरख्त काटे जा रहे हैं, आबी वसाइल में कमी हो रही है, फ़ज़ाई आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दूसरी जानिब बेरोज़गारी और गुर्बत में भी इसी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस बात में कोई दो आरा नहीं कि मर्दमशुमारी के आदाद शुमार हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं। इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी, तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए इस चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। हुकूमत और अवाम को मिलकर काम करना होगा ताकि एक मुतवाज़न और पायदार मुआशरे को तश्कील दिया जा सके। बांग्लादेश ने फौजी वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 30 अहलकार गिरफ्तार कर लिए, जबकि नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। बांग्लादेश के वजीर खारजा हुसैन महमूद और वजीर टेली मवासलात जुनैद अहमद को भारत फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही बांग्लादेश के मुताद्दिद इलाकों से फौज की वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 30 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में नई अबूरी हुकूमत की बुनियाद रख दी गई है। बांग्लादेशी सदर की ज़ेर सदारत इजलास में तुलबा क़यादत और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। तुलबा के मुतालबे पर नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी सेटअप के सरबराह होंगे।
محمد یونس کے سربراہ بننے کے بعد سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرکے نگراں کابینہ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیخ حسینہ واجد اس وقت بھارت میں ہی موجود ہیں اور وہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینا چاہتی ہیں۔ قابض فوج نے غزہ اور خان یونس کو گولہ باری اور فضائی حملوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ گزشتہ روز بھی بمباری سے غزہ میں درجنوں افراد شہید ہوئے تھے۔ غزہ کے وسطی علاقوں اور خان یونس میں فضائی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ نہ رک سکا۔ وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح میں بے گھر افراد کے خیموں پر تازہ حملوں کے نتیجے میں 3 افراد شہید جبکہ 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 39,653 ہو گئی ہے۔ 91,535 زخمی ہیں۔ 10,000 سے زیادہ افراد عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں۔ اقوام متحدہ نے منی پور میں جاری نسلی فسادات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2002 کے گجرات فسادات، ماورائے عدالت قتل اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت اب تک خاموش ہے۔ بھارت بالخصوص منی پور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور نجی گھروں کو مسمار کرنے پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ منی پور میں نسلی فسادات، عصمت دری اور دیگر جرائم کے واقعات کو بھارت تسلیم تو کرتا ہے مگر روک تھام کے لیے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ عالمی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے بھارت کو سنگین خلاف ورزیوں پر بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے لیکن مودی سرکار کی ہٹ دھرمی تاحال برقرار ہے۔ پیرس اولمپکس میں طلائی تمغوں کے حصول کے لیے چین اور امریکہ کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ دونوں بالترتیب 21 اور 22 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں۔ پیرس اولمپکس کے 12ویں روز چین نے ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ چین 22 طلائی تمغوں کے ساتھ میڈلز ٹیبل پر سر فہرست ہے جبکہ امریکہ نے 2 طلائی تمغے جیتے اور 21 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن پر موجود ہے۔ میڈلز ٹیبل پر آسٹریلیا 14 اور میزبان فرانس 13 گولڈ میڈل کے ساتھ تیسری اور چوتھی پوزیشن پر براجمان ہے۔ پیرس اولمپکس ہاکی کے سیمی فائنل میں جرمنی نے بھارت کو 3 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ بھارت اور اسپین کی ٹیمیں کانسی کے تمغے کے لیے 8 اگست کو مد مقابل ہوں گی جبکہ جرمنی اور نیدرلینڈ کی ٹیمیں فائنل کھیلیں گی۔ پاکستان کے لیے میڈل کی واحد امید ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔